महंगाई का सूचकांक जोर का झटका जोर से ही देने वाला है। थोक महंगाई के आंकड़ों के बाद खुदरा महंगाई दर ने भी छलांग लगाई है। महंगाई दर के बढ़ने के पीछे तेल और खाद्यान्न की कीमतों को मुख्य वजह माना जा रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल थोक महंगाई दर ने आसमान छूते हुए 14.23% का रिकॉर्ड बनाया है और उधर खुदरा महंगाई दर इसके बाद 4.48% से बढ़कर 4.91 पर पहुंच गई है। उधर कांग्रेस ने इस पर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नए भारत में महंगाई का नया नाम टैक्स वसूली। महंगाई का सूचकांक अभी डराने वाला है, तो विशेषज्ञों ने भी इस बीच चेताया है कि सस्ते कर्ज का दौर अब खत्म हो सकता है। उधर अर्थशास्त्रियों की माने तो महंगाई पर अभी लगाम लगती नहीं दिख रही है। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने महंगाई पर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। जयपुर से शुरू हुए अभियान में अब कांग्रेस जन जन तक महंगाई का मुद्दा ले जा रही है, लेकिन भाजपा कांग्रेस पर उल्टा पलटवार कर रही है। तो नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं कर रहे, देश के उन गरीब लोगों का जो मसीहा है उसको ये हटाना चाहते हैं, जो गरीब को गणेश समझ करके उसकी सेवा कर रहा है। और सच में जीएसटी और इसको लेकर के बार बार बोलता है। सबसे महंगा पेट्रोल और अगर डीजल का ही है तो राजस्थान में है। पास की जो राज्य है उनके बराबर तो लिया हो, इतना तो इसको कह जाते। पेट्रोल डीजल के बाद सब्जियों के दामों ने आसमान छुआ तो उधर खाद्य तेल में बढ़ी महंगाई ने भी जनता का तेल निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना होगा कि आखिर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र के क्या कदम बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई राजनीतिक मुद्दा पहली बार नहीं है, हमेशा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकल पाता है ये बड़ा सवाल है। आम जनता त्रस्त है और अगर चौराहे की चर्चा कहें तो राजनीतिक दल मस्त हैं। मस्त इस तरह से कोई कहेगा कि इतनी रैलियां निकाल रहे हैं, इतनी सभाएं कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं मस्त हैं। मस्त इस लिहाज से कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, जनता वाकई त्रस्त है। और सबसे रोचक बात यह है कि सभी सरकारें यह मान के चलती हैं कि कोविड के दरमियान लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है, आर्थिक तंगी हुई है, उसके बावजूद ये इतना कठिन समय है कि 30 साल में सर्वाधिक महंगाई। और ये बात कहें कि पिछले साल की बनिस्बत अभी भी 12% 12 साल में जो जंप किया है महंगाई ने, वो देखने लायक है। तो
अगर तैयारियां हैं सरकारों की या कहें कि जनता के आंसू पहुंचना चाहती है तो राहत क्यों नहीं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक समीक्षक जयसिंह जी कोठारी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं और मनीषा राजावत जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो गृहिणी हैं। मैं कोठारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कोठारी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। मेरा सवाल ये है सर जी, मेरा सवाल यह है कि महंगाई राजनीतिक दलों का मुद्दा हमेशा से रहा है, पहली बार नहीं रही, लेकिन वास्तव में कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि बीजेपी भी आंदोलन की राह पे, कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है। अगर राजस्थान की बानगी लें हम, यूं तो पूरा देश त्रस्त है, तो किस ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को, या फिर कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगा? देखिए, जो इसका मूल कारण है महंगाई का, सरकार ध्यान कोठारी साहब वापस लौटूंगा आपके पास में, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं पहुंच रही हम तक, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं मदन राठौड़ जी का रुख करना चाहूंगा। जी मदन जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। मदन जी आपके पास आना चाहूंगा अभी। मदन जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी, सवाल यह है कि लगातार यह बात कही जा रही थी कि नहीं, जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, महंगाई नहीं है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जितना मीडिया दिखा रहा है उतनी महंगाई नहीं है। लेकिन अभी आप रिपोर्ट्स देखिए जो सरकार की ओर से भी जारी होती हैं, लोग एकजाही करके उन्होंने अपने तरीके से लिखते हैं। आप उसमें देखिए तो उसकी स्थिति देखिए आपने कि क्या पोजीशन है। हाँ, आज समाचार पत्रों में भी पढ़ा था कि थोक महंगाई दर 14.23% की संभावनाएं हैं। हालांकि ऐसा 1991 में भी ऐसी स्थिति आई थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि जो कच्चा तेल और पेट्रोल, डीजल और बिजली, ये दरें जो बढ़ी है, इसका असर निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि इसका असर विनिर्माण पर होता है, उत्पादन पर भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन पर भी होता है, तो उसका असर हुआ है। इसमें मैं एक बात आपसे बताऊं, जैसे इसको डीजल की में वैट में जो यदि कमी की है केंद्र सरकार ने, ऐसे यदि राज्य सरकार भी इसको कम कर दे तो निश्चित रूप से विनिर्माण में और राहत मिलेगी और रेट्स कम होगी और महंगाई दर निश्चित रूप से गिरेगी। केंद्र सरकार के वित्त विभाग ने, आरबीआई ने भी इस प्रकार का प्रयास किया है। आरबीआई ने ऐसी व्यवस्था दी है कि जो ये इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल है, जिसको बोलते हैं एमपीसी, उसका हमेशा ये प्रयास रहता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो निश्चित रूप से कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इस बार किसानों की उपज भी अच्छी आई है, अच्छी आएगी, आने की संभावनाएं भी और अच्छी है, तो निश्चित रूप से उसका असर भी होगा और महंगाई दर निश्चित रूप से गिरेगी। इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। केंद्र सरकार इसमें कटिबद्ध है, समझ है और गंभीरता से इस पर चिंतन मनन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। जी मैं आरसी चौधरी जी, केंद्र सरकार की तो राहत की खबर यह है कि महंगाई में कमी आएगी, सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन राज्यों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने स्तर पर कैसे राहत दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई कोई परिस्थितिवश या किसी और चीजों की वजह से नहीं है, ये केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से है। इस देश के अंदर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने आधी रात को आगे जब नोटबंदी की घोषणा की थी, उसके बाद में इस प्रकार के जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे धरातल पे नहीं, तो छोटे जो व्यापार थे वो अस्त व्यस्त हो गए और वो निश्चित रूप से बेपटरी होने लगे थे। जैसे ही एक संभलने का वक्त है, उसी समय 1 जुलाई 2017 को देश के प्रधानमंत्री ने आधी रात को इस देश में जीएसटी की घोषणा की। उनका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन गिर गया। राज्यों की जो स्वायत्तता थी, राज्यों का जो स्वावलंबन था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वादे किए थे उसको बंद कर दिया। मैं आपके बीच में सीधा सा एक ही चीज कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कुर्सी संभाली थी, उस समय क्रूड ऑयल के भाव $108 प्रति बैरल थे।
उस समय डीजल 60 रुपए था, पेट्रोल 70 रुपए था, गैस का सिलेंडर 414 रुपए था। आज जो इस देश के अंदर कच्चे तेल की कीमतें 70 यूएस डॉलर प्रति बैरल है, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पार है और चाय और पकौड़ा तलने वालों का सिलेंडर 2000 से बाहर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक नीतियां बेपटरी होने के कारण देश के प्रधानमंत्री ने देश के आम आदमी जो अंतिम व्यक्ति हैं उनके ऊपर टैक्स का कर लादा। 2014 के अंदर डीजल पे 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा के 7 साल के अंदर 33 रुपए के करीब ले गए। देश के प्रधानमंत्री ने 9 रुपए 46 पैसे जो प्रति बैरल प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी उसको बढ़ा के 34 रुपए ले गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब लोग अपना रोजगार खो रहे थे, अगर किसी का रोजगार बचा तो उसकी आमदनी जा रही थी, लोगों का जीवन चलाना दुर्भर हो रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के ऊपर आपात लादा। उससे पहले वो वादा करते थे पेट्रोल और डीजल 30 रुपए लीटर आ सकता है। जिस बाबा रामदेव के साथ में बैठ के वो आंदोलन करते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, उसके बावजूद 23 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगा के गरीब आदमी से आम आदमी से इन्होंने पैसा लूटने का काम किया। ये सरकार लुटेरी होगी। इस सरकार ने आम आदमी के चले, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा का काम किया जब उसकी आमदनी घट रही है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के अंदर धकेल दिया। जो यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 27 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, उनमें से इन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में धकेल दिया। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आपने बहुत लंबी चौड़ी बातें कह दी। मदन राठौड़ साहब ने एक बार सटीक बात, क्योंकि जनता ये सुनना चाहती है कि राहत कैसे मिलेगी। राठौड़ साहब, अभी आपने सुना पूरे आरोप जो हैं कि आप लोगों की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज इस देश को गरीबी के बीच महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, ये कांग्रेस का लगातार कहना है। ये देखिए, ये अभी तक नोटबंदी को गा रहे हैं, जो 2 साल पुरानी बात हो गई। अरे अभी अक्टूबर के अंदर 1.7 था सब्जी का भाव, अभी जो 4.9 है। फूड इंडेक्स जो है अक्टूबर में 3.6 था, जो अभी 6.7 है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अक्टूबर में तो कम था। नोटबंदी कब हुई थी? कांग्रेस तो इसके बारे में बोल ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता ने राजस्थान में महंगाई के विरोध में जो आंदोलन किया, उसमें महंगाई पर एक शब्द भी नहीं बोला। बोला क्या? हिंदू और हिंदुइज्म, हिंदुत्ववादी, और यही विषय ले गए। अरे क्या कर रहे हो आप? कुछ किस महंगाई का सुनना चाह रहे थे? गंभीर हो आप महंगाई के बारे में? कहां ले जाना चाहते हैं? ये गैर गंभीर है महंगाई के मामले में। हम कह रहे हैं कि हम ये मॉनिटरी पॉलिसी कंट्रोल ये पूरा काम कर रहा है। निश्चित रूप से महंगाई पर कंट्रोल होगा, मुद्रा स्फीति पर कंट्रोल होगा, और हम निश्चित रूप से जी ये मात्र जो वैट बिजली जो डीजल पर इन्होंने वैट कम नहीं किया, इनको वैट कम करना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने कम किया तो कम करना चाहिए। हम इसको जीएसटी में लाना चाहते हैं, क्यों राज्य सरकार विरोध कर रही है ये समझ में नहीं आया। अरे आप ये विरोध करना छोड़ो, आप इस देश की आप राजनीति क्यों करते हो? क्यों हिंदू और हिंदुत्ववादी और मुद्दे पर आइए ना। मुद्दे पर तो आते नहीं है। अभी नोटबंदी को गा रहे हैं, किस जमाने की बातें हैं, बीत गई, जनता भी भूल गई, उसको संभाल दिया, समझा दिया, और ठीक लाइन पर चल रही है पटरी, लेकिन ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसा बिगाड़ने का काम मत करो, थोड़ी गंभीरता से सोचो। साथ दो, जिस प्रकार से केंद्र सरकार चिंता कर रही है, वैसे स्टेट्स भी सहयोग करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से। मदन जी एक बात जानना चाहूंगा। मदन जी राठौड़ साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जैसे काम कर रही है वैसे आप भी करिए। मैं केंद्र सरकार के प्रयासों को खारिज नहीं कर रहा, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी कर ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ जनता कुछ राहत की उम्मीद चाहती है, राहत नहीं मिल पा रही है। पहले था कि दीपावली के आसपास बाजार में थोड़ी महंगाई आ जाती है, लोगों की क्रय करने की शक्ति होती है, लेकिन वो दीपावली को भी 1 महीना हो गया। अब आप ये देखिए कि 2020 और 21 में ही 1 साल में इतना अंतर है। 12 साल की बात करें, 31 साल पुरानी बात करें, तो ये कहीं राहत की जो उम्मीद की जाती है। हम केवल ये कहें कि बीजेपी ये दावा करे कि हमसे बेहतर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकता, कि हमारी आर्थिक नीतियां ठीक हैं,
कांग्रेस कहे कि हमसे बेहतर तो कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि मनमोहन सिंह जी को हमने ले रखा है, लेकिन जनता को राहत नहीं मिल रही। आम आदमी आर्थिक परिस्थिति की डेफिनेशन को एक लाइन में समझता है कि उसके जेब में जो पैसा आ रहा है उससे घर का खर्चा चल सके, अपने परिवार की परवरिश कर सके, और उसके बाद में 2 पैसे उसकी जेब में बचते हैं तो उसके लिए वो बड़ा बोनस होता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि कोई मकान बनाने के लिए अगर किसी से कर्ज ले तो समझ में बैठता है, कोई बच्चों की पढ़ाई की हाँ बिगनिंग है, अच्छी होगी, आगे मैं इससे प्रोफेशनल कोर्सेज में भेज रहा हूं, उसके लिए कोई कर्ज लेता है तो समझ में बैठती है। लोग घर का खर्चा चलाने के लिए अगर कर्ज लें, पर्सनल लोन लें या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना शुरू कर दें केवल घर के सामान के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पीड़ा चल रही होगी। मैं कोठारी साहब के पास में एक बार फिर जाना चाहूँ। कोठारी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोठारी साहब, आपने आवाज आ रही है, कटी आ रही है, आपको सही आ रही है क्या? हाँ, अब आपकी आवाज थोड़ी सही आ रही क्या? हाँ, अब आ रही है, ठीक, आप बोलिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, और अन्य राज्यों में जहां भी जो सरकारें हैं उनका अपना दावा है। जनता का ये सोचना है कि हम आर्थिक व्यवस्था किसी की कैसी हो, सरकारें अपने अंदाज से अच्छी करती होंगी, लेकिन उसका एहसास नहीं हो रहा। एक कोविड की मार, कोविड के चलते लोगों के पास में गरीबी या कहूं कि गरीबों की संख्या बढ़ गई, और उसके ऊपर महंगाई की मार। तो कुछ राहत की उम्मीद लग रही है आपको कि हाँ वास्तव में पॉलिसी बदलनी चाहिए या जनता को इस वक्त राहत देनी चाहिए? राहत तो देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि सरकार ने पिछले 1 साल बहुत ये पेट्रोल डीजल को महंगा किया है, जो अनवाइड कर रही थी आप लोगों को छुपाने के लिए या दूसरे खर्चे करने के लिए। दुनिया में किसी भी सरकार ने इतना बोझ देखा कोरोना के बाद किसी देश की सरकार ने नहीं डाला जितना सरकार ने डाला है। कोठारी साहब, आपकी आवाज दूर करने की जरूरत है। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ पा रही है। कोठारी साहब, आपका जो ईयरफोन लगा हुआ आप उसको अपने सिस्टम से हटा दीजिए। आई थिंक जब आवाज शायद क्लियर आ सकती है, आप ईयरफोन हटा दीजिए, वैसे ही आपकी आवाज ठीक आएगी। आप ईयरफोन हटा दीजिए। मैं जब तक मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हाँ अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है। जी कोठारी साहब, चलिए मैं आप तक पहुंचूंगा जब तक मनीषा जी हमारे साथ में है। मनीषा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। महंगाई को लेकर क्या कहना है? आम जन क्या सोचता है अभी महंगाई को लेकर? बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, दूसरे राजनीतिक दल जिनकी सरकार है उनका अपना दावा है। आम आदमी क्या सोचता है? देखिए, आम आदमी का जहां तक सवाल है, आम आदमी तो महंगाई तले दबता जा रहा है जितना हो सके। बीजेपी अपने दावे से बाहर नहीं आती है, वो अपने अलग, जिस तरह से मैंने देखा पिछले दिनों, अभी हम रिसेंट पिछले दिनों की ही बात करते हैं, तो बीजेपी अपनी रैली कर रही है और कांग्रेस अपनी रैली कर रही है। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आपने रैलियां करके जनता के लिए क्या आपने किया, जनता को क्या लाभ मिला इसमें? आप जो राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं महंगाई के लिए, उसमें जनता को कहा? जनता देखिए, हम हमेशा जनता पिटती आई है, दबती आई है, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो। अब आप देख लीजिए कि आप जो अभी 14% जो महंगाई स्तर बढ़ा है, जिस तरह से जो आम जनता है वो अपना खर्चा किस तरह से निकाल पा रही है, ये बहुत ही बड़ी सोचने लायक है। आप इसमें देख सकते हैं कि जिस तरह से जो महिला का बजट बढ़ा है, महिला किस तरह से अपने बजट को बैलेंस करे। जिस तरह से देखा जा रहा है, जो सिलेंडर है उसके दिन ब दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन करे? आप लोग अपनी अपनी राजनीतिक रैलियां करते हैं, उस रैली का जो खर्चा है वो देखिए आप, और आप आम जनता की जो मार पड़ रही है महंगाई की, उसके लिए कुछ भी मुझे नहीं लगता। मैं आप दोनों से सवाल पूछती हूँ, एक आम जनता और एक महिला होने के नाते, कि आप हमें बताइए कि आप इन रैलियों से महंगाई के लिए क्या फायदा हुआ है, आम जनता को क्या फायदा हुआ, और जो आम जनता है वो अभी भी उसी परेशानी से लड़ रही है, उसी अपने बजट को कंट्रोल करने के चक्कर में, उसी बैलेंस होते हुए इतने लोन के नीचे दबती जा रही है। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि सामान, घर का सामान खरीदने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ रहा है, कितनी परेशानी की बात होगी उनके लिए। आप ये बताइए कि आम जनता की सुनवाई कौन करे? और मैं आप दोनों पार्टियों से पूछना चाहूंगी कि
किस तरह की रैलियों के माध्यम से आपने क्या साबित किया या क्या साबित हुआ? आम जनता को क्या फायदा हुआ इससे? जी बिल्कुल, मैं आपके पास में लौटूंगा। हम अगर कोठारी साहब के अल्फाज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर वो कोई ऑनलाइन अगर हमें नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनकी अगर ऑडियो भी हम ले पाएंगे तो फोन लाइन पे उनसे हम बात करेंगे। कोठारी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोठारी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जयसिंह जी कोठारी, आर्थिक समीक्षक और वरिष्ठ। जी कोठारी साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी कोठारी साहब, सवाल यह है कि महंगाई पे अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता राहत की उम्मीद करती है और चाहती है कि राहत मिले। ये राहत कैसे मिल सकती है? क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि एक तरफ लोग कोविड की मार को झेलते हुए गरीबी रेखा के नीचे जो संख्या थी उनमें इजाफा हो गया, तो निश्चित रूप से कि हर आदमी पे फर्क पड़ा है उसका। तो ये राहत की उम्मीद जो करे बैठे हैं, उन्हें राहत मिल कैसे सकती है? भाई, राहत के दो तरीके हैं। एक तात्कालिक तरीका तो है कि डीजल पेट्रोल के जो दाम है, जो महंगाई का बेसिक रीजन है, उसको तत्काल रूप से सरकार कम करे, 10-10 रुपए लीटर करीब। तो उससे तत्काल आपको ये कह लीजिए कि महीना 20 दिन में उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और दूसरा ये है कि हम जिस मनी इकोनॉमी से जुड़ गए हैं, आज डिमोनेटाइजेशन के समय में 16.35 लाख करोड़ का सिस्टम में करेंसी नगद की थी, आज वो 29.5 लाख करोड़ है। और उसके बाद भी हम त्राई की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी की वैल्यू, जो रुपए की वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, वो तेजी से घट रही है। तो जितना हम रुपया प्रिंट करके बांटते जाएंगे, तब तक ये स्थिति चलती रहेगी। इसलिए दूसरा उपाय जो है कि और रुपया सिस्टम में डालें, जैसे इकोनॉमिस्ट और सब लोग कहते हैं कि आप और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए और सिस्टम में रुपया डालिए। अगर वो करते हैं तो तात्कालिक राहत तो मिलेगी, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद में फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसका तरीका फूल प्रूफ कोई भी तरीका नहीं है जिसके कह सकते हैं कि ये है। आदमी अपने अपने हिसाब से, आपकी जो प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है, सॉल्यूशन अलग है। लेकिन एक क्या है कि पिछले सालों में, ये कह लीजिए अभी जो कोरोना के बाद में गाँव में बहुत पैसा बटा है, तो गाँव का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बढ़ रहा है। पेरिशेबल इकोनॉमी जो अब तक नहीं थी, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, उन सब का जो उपभोग है वहाँ पे बढ़ा है। शहरों में कम हुआ है, गाँवों में बढ़ा है। तो वो मार भी है कि हम पेरिशेबल इकोनॉमी, जिसको कहते हैं धुआं उड़ाने की व्यवस्था है, वो स्मोक स्टेक इकोनॉमी, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो उसमें तो ये जिग जो महंगाई का कभी क्या चलते रहेंगे, ये समस्या है जो इस मनी इकोनॉमी का से पैदा होती है। मनी का जब आप इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं तो उससे पैदा होती है। तो फुल प्रूफ तरीका कुछ भी नहीं है। इमीडिएट राहत यही है, पेट्रोल डीजल से दी जा सकती। बिल्कुल। अगर तुरंत राठौड़ साहब, मनीषा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप बीच में भी? हाँ, मेरा राठौड़ साहब आपसे ही सवाल है कि आपने कहा कि जिस तरह से हम अपने खर्चे या कम करें, आप ये बताइए जो हमारी बेसिक जो खाने पीने की चीजें हैं, और अभी तो कोरोना काल की वजह से हमें और ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है इम्यूनिटी के लिए, ये सारी चीजें, उनको कैसे कम किया जा सकता है? उनके थ्रू अगर महंगाई की जो मार है, वो सब चीजें अभी अपनी पीक उस पे है, तो उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? हमारा जो हमारी रसोई है उसमें से तो हम एक भी सामान कम नहीं कर सकते, या जो भी जिस तरह से, और वो उन्हीं सामान की जो रेट है वो अपनी अभी पीक लेवल पे है। तो आप बताइए कि उसको हम किस तरह से निपटे उस परेशानी से? जी राठौड़ साहब, तुरंत देखें, दो बातें। मनीषा जी ने जो कहा कि आप तो जनता को बताइए कि उसे क्या करना चाहिए, खाना तो खाना ही होगा। कोठारी साहब जो कह रहे हैं कि वास्तव में अगर सरकारें तुरंत राहत देना चाहती हैं तो बस एक ही है तत्कालीन राहत, जिससे ओवरऑल सिस्टम में फर्क पड़ेगा, वो आपका फ्यूल प्राइस। अब वो उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? सरकार को दावा है कि विकास करना है तो ये लेना पड़ेगा। राजस्थान सरकार से पूछो तो कि वैट जरूरी है, केंद्र को कम करना चाहिए। केंद्र कम करता है अपनी एक्साइज ड्यूटी में तो राज्यों का ऑटोमेटिकली वैट कम होता है। केंद्र कहता है कि राज्यों के पास है, राजस्थान सबसे ज्यादा महंगा तेल बेच रहा है तो राजस्थान को कम करना चाहिए। लेकिन जनता इन तर्कों को सुनती रहेगी कि वास्तव में कुछ राहत मिलेगी? हमारे बीच गृहिणी हैं, समझदार हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मनीषा जी जैसे। उनका एक आम नागरिक का सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए, खाना बंद करें? देखिए, मनीषा जी ने बहुत अच्छी बात कही
कि हमारी रसोई की जो जरूरी सामग्री है वो हमको सस्ता कैसे मिल सके। इसके लिए ये है कि हमको आपूर्ति में जो अड़चनें आ रही है उनको दूर करना पड़ेगा। आपूर्ति की अड़चनें जब दूर करेंगे, जो जहां पैदा हो रही है सब्जी या कोई भी सामग्री, खाद्य सामग्री जहां पैदा हो रही है वहां से लेकर के गृहिणी तक पहुंचे, इसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो बढ़ रहा है उसको कम करना चाहिए। उसको कम करने के लिए तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपके ये पेट्रोल डीजल ये कम करना जरूरी होगा। इससे उत्पादन में भी और निश्चित रूप से और राहत मिलेगी, उसकी कीमतें जो है वो भी कम होगी और बिजली की दरें कम करना होगा। और मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से सकारात्मक प्रयास कर रही है उसमें राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसको जीएसटी में लाना भी चाहती है, पेट्रोल डीजल और ये रसोई गैस वगैरह इनको, लेकिन राज्य सरकारें कह रही है कि हमारा तो हमें ये जीएसटी से हमको नुकसान हो जाएगा। अरे उनको अपने नुकसान की चिंता है। मैं कहूं कि विपक्ष भी गंभीर नहीं है, विपक्ष भी सहयोग नहीं कर रहा। केंद्र सरकार जब जिस प्रकार की नीतियां बना रही है उसी प्रकार से विपक्ष भी साथ दे। राठौड़ साहब आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी गंभीर नहीं है। एक बात आपसे और बताना चाहूंगा राठौड़ साहब आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी गंभीर नहीं है तो सरकार भी गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर है। हमारा सवाल सरकार ने वैट कम किया, सरकार कम कीमतें और कम करना चाहती है, जीएसटी में लाना चाहती है, विपक्ष साथ नहीं दे रहा। विपक्ष जैसे राजस्थान में रैली हुई महंगाई के विरोध में, अरे राजस्थान तो कम कर लेता, वैट कम करता ना, निश्चित रूप से जनता को राहत मिलती। और आपको मैं फिर बता दूं कि जिस प्रकार से हमने मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल जो हमने तैयार किया है एमसीपी, निश्चित रूप से यह दर घटेगी और 4% पर हम अगले 2-3 महीनों में ला करके दिखा देंगे आपको। आप ये मानिए कि आरबीआई इसके लिए कमर कस करके तैयार है, केंद्र सरकार भी गंभीर है, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार गंभीर है। एक बार जवाब आरसी चौधरी जी, महंगाई पे आपका भी तर्क जानना जरूरी होगा। अभी मनीषा जी ने भी सवाल खड़ा किया और अभी कोठारी साहब को आपने सुना कि भाई तुरंत राहत तो आपको फुल प्राइस पे ही डिपेंड करती है। आप जरूर पूछिए कि आपने रैली की उसमें हिंदुत्व और ये हिंदुत्ववादी कहां से आ गया। चलिए फिलहाल तो लेकिन अपना मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। मैं महंगाई पे फोकस करना चाहता हूं। बेशक राहुल गांधी जी ने जो भी कहा होगा, लेकिन मैं महंगाई पे ही इसे फोकस करना चाहता हूं। जी आरसी चौधरी जी। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो गृहिणी मनीषा है उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो सिलेंडर है वो आंख के आंसू निकाल रहा है। फूले से जो धुएं से आंख के आंसू निकलते थे, आज उसकी महंगाई से आंसू निकल रहे हैं। ये आम आदमी की परेशानी है। उस पर कौन रिलीफ दे सकता है? उस पर जो सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी वो कौन देती थी? केंद्र की सरकार ने उसको 1 साल से क्यों बंद कर दिया? इस प्रश्न का जवाब मैं सोचता हूं कि जनमंच की टीवी पे, जन टीवी पे जनता जानेगी और आपको ये बताना होगा कि उस पर राहत कौन दे सकता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, उसके बावजूद आप कंपैरिजन कीजिए 2014 में देश के आज वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। मैं मोदी जी की सरकार के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि 2014 से क्रूड ऑयल की कीमतें अप्रत्याशित तौर पे घटी हैं, आपने जनता पे टैक्स डाल के ये महंगाई की मार क्यों दी है? जब 108 डॉलर था, केंद्र की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण सरकार का रेवेन्यू के जो दूसरे स्रोत है वो खत्म हो गए। कॉर्पोरेट टैक्स जो कलेक्ट होता था, ये कहते थे कि कॉर्पोरेट्स हैं वो देश को चलाते हैं, आज उनका टैक्स आप जैसे जो वेतनभोगी लोग हैं उनसे कम हो गया है। हम ये मोदी जी से पूछना चाह रहे, कोरोना में जब देश लड़ाई लड़ रहा था तब एक झटके में आपने पेट्रोल पे 13 रुपए और डीजल पे 10 रुपए प्रति लीटर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। एक झटके में जब क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव में चली गई थी, भंडारण की दिक्कत होने लग गई थी, हम पूछना चाहते हैं इस देश की जनता को क्यों लूट रहे हो? हम पूछना चाहते हैं, जब अरहर की दाल थी 200 रुपए किलो इस देश ने देखा है, आज गाड़ी का तेल 100 रुपए पर, खाने का तेल 200 रुपए पर, सिलेंडर 1000 पर, उसका जिम्मेदार कौन है? एग्रो हम इंपोर्ट करते हैं, उस पे उन्होंने एग्रो सेस लगाया। ये कहते हैं पूरे देश के अंदर राजस्थान में वेट ज्यादा है। मैं कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के अंदर वेट प्लस सेस को अगर मिलाएंगे तो राजस्थान से ज्यादा है। इसलिए दूसरा एक आपको जवाब देना पड़ेगा,
लेकिन राहत सर, इन कर्तों से राहत कैसे मिलेगी? आरसी चौधरी जी, और फिर हम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। राजस्थान का पैसा कौन संवैधानिक का अधिकार दिया था? किसने देश में जीएसटी लागू की थी? आज हमारा जो पैसा कलेक्ट होता है वो केंद्र सरकार दे और हमारे घाटे की भरपाई करे। ये आपको कहना पड़ेगा। आरसी चौधरी जी, समय कम है, मैं राहत की बात कर रहा हूँ। राहत कैसे मिले? केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। 3 रुपए का सरकार को वेट आज डीजल टैक्स और कम है, करनी चाहिए इन्हें। क्यों नहीं कर रहे? आप पूछिए ये प्रश्न कि आखिर सरकार के पास में क्यों कम है? 12 साल में सबसे अधिक महंगाई क्यों? जब मोदी जी ने 14 में कहा कि महंगाई कम करेंगे और आज 12 साल में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इन्होंने कम किया बढ़ाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है सर, मैं रोकना चाहूंगा। आरसी चौधरी जी, मैं रोकना चाहूंगा। मनीषा जी, समय कम है, एक सवाल आपसे और एक मेरा जयसिंह कोठारी साहब से होगा। आप कुछ कहना चाह रही है लेकिन बीच में। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि राजस्थान जो अन्य राज्यों की बजाय राजस्थान की जनता जो मार झेल रही है, वो सबसे ज्यादा उनकी जो जेब पे जो भारी है, उसका निपटारा करने वाला कौन है? इसका आप बता रहे हो, वो सबको पता है क्या तेल की कीमतें क्या है, दालों की कीमतें क्या है, लेकिन आप ये बताइए ना, इसका निपटारा कैसे होगा? इसका कोई, आप लोग इतनी महंगाई रैली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप उसमें आपने क्या निकाला, उसका क्या रहा? आप मुझे ये साफ कर दीजिए पहले। मनीषा जी, एक बात आप चौधरी साहब, आप राजस्थान में वैट कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो जवाब दीजिए। केंद्र की सरकार आप राजस्थान में वैट कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो जवाब दीजिए। सरकार करती है, कम करने को तैयार नहीं। चलिए, सरकार चलिए, मैं सुनना चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, गरीबों को मुफ्त मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। राजस्थान में आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं रुकेंगे, राजस्थान में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो बताओ ना। चलिए, सभी का सहयोग है, चलिए मैं मान रहा हूं कि सभी का सहयोग है, लेकिन सहयोग महंगाई में है और सरकार के हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन महंगाई की मार इसी तरह से जनता को झेलनी पड़ रही है। और मैं तो एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि वाकई जनता बहुत पिस रही है, घर घर में किचकिच हो रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज पहले हो रही थी वही आज हो रही है, लेकिन घर में जब लगता है कलेश, जो कहें कि घर में कलह की जो जड़ है, आज एक महंगाई होना शुरू हो चुकी है। पता नहीं कहां तक पहुंचेगी, रिश्तों में कितनी खटास आएगी। घर में जो आपका मेनू रहता है, किसी के भी कोई संपन्न परिवार हो या गरीब परिवार हो, कंप्रोमाइज के मोड पे आ गए हैं सब। 2 कटोरी होती थी, उसमें से 1 आना शुरू हो चुकी है। अचार से काम चलाइए, नमकीन से काम चलाइए, लेकिन सब्जी अभी 1 ही बनेगी। ये एक महंगाई की मार है और हर व्यक्ति को एहसास हो रहा है। सरकारों को गौर करना चाहिए इस पे। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग आंख मूंद के बैठे हैं, कि जिनको महंगाई का एहसास नहीं है, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ या ड्राइवर के साथ में एक रोज जरूर जाकर के देखें कि वास्तव में हालात क्या हैं। तब शायद हो सकता है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर जनता की आबो और स्थिति का पता करना है तो आपको कुटिया में रह करके बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक बार कोशिश करके देखिए, तो शायद हो सकता है कि अंदाजा लगे कि जनता कैसे जीवन जी रही है। ये हिंदुस्तान है, खड़ा होता है, बैठता है, फिर खड़ा होता है, तमाम परिस्थितियों से लड़के भी। लेकिन इतनी परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए कि आदमी की गर्दन पे आप तलवारी चलाना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।